नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस क्लास में। मेरा नाम है नाज श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग पढ़ रहे हैं लेबर वेलफेयर। ठीक है, या लेबर लॉज। लेबर लॉज का एक लेक्चर हो चुका है, उसका आप जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था और कुछ डेफिनेशंस देखी थी, लेबर लेबर वेलफेयर के बारे में जाना था उसमें। ठीक है, तो उसके आगे थोड़ा सा पार्ट उसका बचा हुआ था, वो हम लोग आज कवर करेंगे। और इस कोर्स के बारे में बता दूं, पूरा का पूरा फ्री है और पेड कोर्स की तरह है। ठीक है, लेकिन आपको पैसे नहीं देना है, बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव होने वाला है। जैसे कि आप कोई पेड कोर्स जब बाय करेंगे तो जहाँ पे वो पढ़ा, जैसा ही वो लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और अपडेटेड मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि पुराना कहीं से पुरानी बुक्स होती हैं जो आउटडेटेड हो गई थी, अपडेट नहीं होती टाइम के साथ, तो वहाँ से कुछ नहीं कॉपी किया मैंने। ठीक है, और आपको पूरी चीज़ें जो है अपडेटेड मिलने वाली है और फ्री मिलने वाली है, यूट्यूब पर मिलने वाली है। तो ये बातें हो गई लेक्चर्स के बारे में। ठीक है, बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आप इसको रोज फॉलो करना चाहते हैं तो आपको अपडेट तभी मिलेगी ना जब आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। ठीक है, वरना आप भूल जाते हैं आप लोग कि हाँ अच्छा मैंने कहीं पढ़ा था, एक लेक्चर आपने कहीं अच्छा पढ़ा फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि मैं खुद फेस करता हूँ। कई बार कोई अच्छा लेक्चर कहीं देखता हूँ फिर उसको मैं भूल जाता हूँ कि ये लेक्चर मैंने कहाँ देखा था, तो फिर आप ढूंढते फिरोगे। तो इसको आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो आपको जो है याद रहेगा। इतनी सी बातें हैं। खैर, करते तो आप हो नहीं, थोड़ा सा दिल से बुरा लगता है भाई, हैं, बाकी तो ठीक है सब। ये अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके लिए बहुत ही नॉर्मल प्राइस में एक पैकेज ला के लेके आया हूँ मैं। ठीक है, 185 रुपीज़ में आप जो है अकाउंटिंग थ्योरी एमसीक्यूज इसमें मिलेगा आपको। लास्ट 1 ईयर का ईपीएफ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में आज जो क्वेश्चंस है, और कुछ मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि रिलेवेंट हैं, वो उसका कंपाइलेशन मिलेगा। और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर और सोशल सिक्योरिटी के एमसीक्यूज मिलेंगे। इतनी सब चीज़ें जो है सिर्फ 185 रुपीज़ में। नॉमिनल प्राइस इसलिए रखा है ताकि आप सब लोग अफोर्ड कर पाएँ। मैं जानता हूँ कितनी दिक्कतें होती हैं एक एस्पिरेंट को ये सब चीज़ें जो हैं अफोर्ड करने में। ठीक है, महंगी महंगी कोचिंग्स को ज्वाइन करने में। तो इसलिए सब कुछ मोस्टली फ्री है। थोड़ा बहुत एक प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए भी चाहिए होता है, तो इसलिए प्राइस जो है काफ़ी नॉमिनल है। चलिए अब बात करते हैं लेक्चर की। तो देखिए, ये कुछ दो डेफिनेशंस हैं बस। ये दो डेफिनेशन रह गई थी लास्ट लेक्चर में, तो इन दो डेफिनेशन के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो एक था इन द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, तो ये एक बुक है। अब इस इंसाइक्लोपीडिया को उस बड़ी सी बुक की इंसाइक्लोपीडिया से मत कंफ्यूज करिएगा। एक इंसाइक्लोपीडिया बुक होती थी उसमें सब कुछ होता था। ठीक है, काफ़ी मोटी सी बड़ी सी बुक होती थी। सो दिस इज़ नॉट द सेम बुक। ये है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, आर्थर जेम्स ने लिखी है ये बुक। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो डेफिनेशन दी है लेबर वेलफेयर की, तो इन्होंने कहा है द वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज टू स्टैब्लिश विद इन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सिस्टम वर्किंग एंड समटाइम्स लिविंग एंड अ कल्चरल कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय beyond what is required by law, the customs of the industry and the condition of the market। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए ये हुआ कि कोई भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट जो एक लेबर के लिए कर रहे हैं, आप जो उसको एक्स्ट्रा वेलफेयर दे रहे हैं जो कि किसी लॉ में नहीं लिखा है। ठीक है, वो कोई इंडस्ट्री की ऐसी भी वो कोई परंपरा भी नहीं चली आ रही है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है जो कि मार्केट का रूल है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा उसमें आपके ऊपर कोई भी वो आप बाउंड नहीं हो उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन तब भी आप जो है कर रहे हो। अगर आप नहीं भी करोगे तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है उस चीज़ की। ठीक, तो वो वेलफेयर जो आप करोगे तो दिस इज कॉल्ड लेबर वेलफेयर। तो ये बात किसने बोली थी? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज जो बुक है उसमें जो डेफिनेशन है, काफ़ी सारी चिड़िया बोल रही हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें लिखी हुई थी। ठीक, तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है की पॉइंट्स के थ्रू याद रखिएगा। जैसे कि की पॉइंट्स इसके क्या हो जाएंगे? बियॉन्ड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाई लॉ। ठीक है, एक ये हो गया। कस्टम्स ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती, तो ये वर्ड बाई वर्ड ऐसी आने वाली है, तो इसके की पॉइंट्स याद रखिए और बस आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है? लेबर वेलफेयर इज एफर्ट टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर वर्कमैन। एक वर्कमैन की लाइफ अगर आप जीने लायक बनाते हैं लेबर वेलफेयर के थ्रू, तो वही है लेबर वेलफेयर। ठीक है, वो एफर्ट्स जिसके थ्रू आप किसी भी वर्कमैन की लाइफ जो है जीने लायक बना देंगे, तो वही है लेबर वेलफेयर। बात समझ गए? क्या है लेबर वेलफेयर? वही चीज़ जिसके थ्रू, वही एफर्ट्स जिसके थ्रू आप किसी भी लेबर की लाइफ, किसी वर्कमैन की लाइफ जीने लायक बना दें। तो ये बात रट गई होगी। ठीक है, 3 बार बोला मैंने, तो रट गई होगी ये बात। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लेबर वेलफेयर। अब लेबर वेलफेयर का एवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, एक बार में ऐसे वेलफेयर नहीं हो गया कि बिल्कुल किसी ने कहा और एजिटेशन किया और वेलफेयर स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं था। ठीक है, मेजर मुरे थे, एक इंस्पेक्टर इन चीफ ऑफ बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी पहले 1872 में। अभी देखिएगा 1875 में वो कमेटी गठित होती है। ठीक है, 1872-73 में इन्होंने कहा कि देखिए जो लेबर्स उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, बच्चे बच्चे औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको
उनसे इतना काम कराया जाता है। ठीक, ये सब बातें इन्होंने कही। तो ये सब बातें किस में गई, एक रिपोर्ट में गई। और रिपोर्ट कब इन्होंने ये हैंड ओवर करी थी, कब पब्लिश करी थी, 1872 में। ठीक है, 1872 में ये रिपोर्ट पब्लिश करी और कहा लेबर वेलफेयर की बहुत ज़रूरत है। और जो बच्चे और जो औरतें हैं उनको, जो फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, उनकी हालत जो है बहुत ख़राब है। ठीक, तो ये बात इन्होंने कही। ठीक, अब बात करते हैं कि और लेबर एजिटेशन, जो और भी लेबर मूवमेंट थे, वो कौन लीड कर रहा था। ठीक है, ये तो इन्होंने, चलिए ये तो कंपनी के लोग हो गए। ठीक है, अब दूसरे जो लोग थे वो थे फिलेंथ्रोपिस्ट, जो सोशल वर्कर थे। ये अगर आपने मेरे लेक्चर अगर फॉलो करे होंगे शुरू से इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि शुरू के जितने भी लेबर मूवमेंट है, ट्रेड यूनियन थी, वो सब मोस्टली सोशल वर्कर्स चला रहे थे, या फिर रिलीजियस लीडर या तो फिलेंथ्रोपिस्ट चला रहे थे। ठीक है, उसमें उस टाइम पे ऐसा कोई भी लीडर नहीं था जो कि उन्हीं के बीच से आया हो, ट्रेड यूनियन का मेंबर हो, या ट्रेड यूनियन तो इवन थी भी नहीं उस टाइम पे, इतनी ऐसी ट्रेड यूनियन तो थी भी नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं था जो इंडस्ट्री के बीच से ब्लू कलर वर्कर हो उनका, या तो उस इंडस्ट्री का वर्कर हो, उसने ट्रेड लेबर यूनियन को या लेबर मूवमेंट को जो है लीड किया हो। ऐसा उस टाइम पे देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये काम कौन कर रहे थे, ये सब काम कर रहे थे फिलैंथ्रोपिस्ट, रिलीजियस लीडर, सोशल वर्कर्स। ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन तरह की चीज़ें कर रहे थे। और कई बार ये सब चीज़ लोग करते भी इसलिए थे ताकि उनको थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए। ठीक है, हर टाइम पे हर तरह के लोग मिलते रहे हैं। ठीक है, और मिलते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं था कि पहले के लोग भगवान थे और अभी के लोग जो है बहुत ख़राब है। पहले भी लोग ऐसे ही थे, अभी भी लोग वैसे ही हैं। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हर इंसान अपने लिए ही करता था, पहले भी और अभी भी। ठीक, तो ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। उस टाइम पे जो है शुरू के जितने भी लेबर मूवमेंट थे, वो फिलेंथ्रोपिस्ट, रिलीजियस लीडर्स, सोशल वर्कर्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलके जो है चला रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि वर्कर्स को इंडस्ट्री में जाना पड़ा और उनकी हालत इतनी ख़राब उनको करानी पड़ गई। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग एक बात जान लेते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो काफ़ी हद तक गड़बड़ा गया था। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड गड़बड़ा जाएगा तो क्या होगा, या तो इंसान इंपोर्ट ही इंपोर्ट करेगा, या तो इंसान एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दे तो रहे थे लेकिन ले कुछ नहीं रहे थे। ठीक है, पैसा नहीं आ रहा था, हम लोग दे सब रहे थे। ठीक, तो यहाँ से क्या होता था कि यहाँ के जितने भी हम लोग की जो विलेज इकोनॉमी थी उसको बिगाड़ दिया था ब्रिटिश राज ने। ठीक है, क्योंकि विलेज जो थे, विलेज वो सेल्फ सस्टेंड थे। विलेज में कभी भी आपको, जो उस टाइम के विलेज थे, अभी मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए, ये विलेज की फ़ोटो फर्स्ट वाली दिखा रहा हूँ। पहले ये हालत थी, आराम से सब काम करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हालत ये हो गई कि वहाँ पे हालत ख़राब होना शुरू हो गई, और फिर ये हालत ये हो गई, भूखमरी की हालत आ गई थी, काम ही नहीं था लोगों के पास, क्योंकि विलेज की इकोनॉमी ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, वहाँ वहाँ के जो लोग थे वो कंपटीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे वहाँ, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें आ रही थी उस पर टैक्स नहीं लग रहा था। ठीक है, तो अब वो पहले से ही मशीन मेड थी, तो सस्ती ऑलरेडी बन रही थी, और उसके बाद उस पर टैक्स भी नहीं। तो वो चीज़ें इतनी सस्ती होके आती थी इंडियन मार्केट में कि इसको लोग जो है compete ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये बातें हो गई थी उस जगह पे। तो विलेज में काम बचा नहीं। ठीक है, फार्मिंग में इतना पोटेंशियल था नहीं, पोटेंशियल था हालांकि, लेकिन अब जहाँ पे मान लो 10 लोग, वो लैंड जो है वो 10 लोगों को प्रोवाइड कर सकती थी। अगर 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती थी वो लैंड, तो 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देगी। और 20 लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करेंगे अपनी नीड को, है ना। तो बाकी के 10 लोग जो थे वो फिर जाना शुरू कर दिए, क्योंकि ऐसे कोई अपना गांव छोड़ के नहीं जाना चाहता। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए आपको अपने घर के आसपास काम मिल जाए, आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर बना दिया, बगल में एक इंडस्ट्री आपके घर के, ठीक है, थोड़ी दूर पे, 100 मीटर पे। ठीक, और आपको वहाँ पे काम दे दिया, तो आप चाहोगे कि अपना घर छोड़ के आप कहीं दूर जाओ, नहीं जाओगे, नहीं चाहोगे, आप सोचोगे वहीं रहें हम जिंदगी भर, है ना। और गांव से लोगों को, जो गांव के लोग, उनको गांव से अपने बहुत लगाव होता है। ठीक है, तो वो गांव छोड़ के बहुत मुश्किल से ही जाते हैं, जब बहुत मजबूरी होती है। तो ये हालत हो गई थी उस टाइम पे कि उन लोगों को अपना गांव छोड़ के, बहुत बड़ी बात होती थी उन लोगों के लिए, ठीक है, अपने गांव को छोड़ के शहर जाना। अभी आप देखें तो लोगों को गांव से कुछ, जो गांव के हैं उनको गांव से अपने कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, तो वो गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं अपना। ठीक है, तो ये हालत होने लगी थी। और इवन क्या होता था उस टाइम पे, जो आर्टिसंस थे उनके थंब तक काट दिया जाता था, उनके हाथ तक काट दिया जाता था, ताकि वो लोग कम्पीट ना कर पाए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। जहाँ देखा कि कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो कम्पीट कर रहा है, तो उसके हाथ वाथ काट दिए जाते थे, अंगूठे काट दिए जाते थे। तो ये दरिंदगी होती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हालत थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जब इंडस्ट्रीज ग्रो होना स्टार्ट हो गई, तो उन लोगों को लगा कि एक उम्मीद दिखी कि चलो ठीक है, अब हम जो है हम लोग इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे तो हम लोग की कुछ माली हालत जो है सुधर जाएगी। तो उनको लगा कि हायर वेजेस होंगे, आराम से काम करेंगे, 7-8 घंटे का काम करना होगा,
और जो है शहर की लाइफ जिएंगे। शहर में देखते थे लोग कार वार से घूमते हैं, ये सब चीज़ें देखते थे, तो चकाचौंध में जाने का मन हुआ उनका, चले गए। ठीक, उसके बाद फिर हुआ क्या, वहाँ पहुँच के वहाँ पे देखा वर्किंग कंडीशंस ख़राब, ठीक है, सेफ्टी नहीं है, वेजेस कम है, हेल्थ हजार्ड्स हैं, कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, लंग्स में। तो ये सब चीज़ें, ये सब आना शुरू होगी वहाँ पे। वर्क और वर्क भी अनसेटिस्फैक्टरी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम करा रहे हैं, ठीक है, मशीन की तरह बिल्कुल। मतलब ट्रीट ही नहीं करते थे, इंसान तो ट्रीट ही नहीं करते थे उस टाइम पे, इंसान तो मानते ही नहीं थे, ठीक है, वर्कर्स को। तो ये हालत थी उस टाइम पे। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जब एक गुबार बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो फिर क्या हुआ, फिर एजिटेशन स्टार्ट हो गए। ठीक, ये हालत तो आप देख ही चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगर 1875 की बात करें, तो ये जैसे टेक्सटाइल्स हो गए, जूट मिल्स हो गई, ठीक है, रेलवेज हो गया 1853 के आसपास आया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से लेकर के ये सब धीरे धीरे इन इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने से वहाँ पे वर्कर्स भी जाना शुरू हो गए। और आपने ये पढ़ा होगा कि वर्कर के और एम्प्लॉयर के, ठीक है, कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं। कंपीटिंग इंटरेस्ट आप समझ रहे हैं? कंपीटिंग इंटरेस्ट मतलब एक का जो वो है, एम है, वो है प्रॉफिट कमाना, एक का एम है हमारी सैलरी इंक्रीज करना। तो जब दोनों के कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं, तो जब कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं तो उस जगह पे कन्फ्लिक्ट अराइज होना बिल्कुल लाजमी है, वहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। अगर एक इंसान कुछ और चाहता है और एक इंसान कुछ और चाहता है, बहुत चिड़िया बोल रही हैं, ठीक। तो एक मिनट, ठीक है, तो कंपीटिंग इंटरेस्ट जब होंगे तो उस जगह पे कन्फ्लिक्ट जो है अराइज होगा ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेबर एजिटेशन फिर पाया जाता है 1875 में। हालांकि इससे पहले भी कई सारे रिपोर्ट किए गए, लेकिन वो इतने मास स्केल पे नहीं हुआ कि उनको हम कह सकें कि हाँ ये लेबर एजिटेशन था और इससे कुछ आउटकम निकल के आया, ठीक है। तो आउटकम जिससे निकल के आया हम लोग उसकी बात करेंगे, तो वो था एसएस बंगाली के अंडर, उनकी लीडरशिप में जो है एक लेबर एजिटेशन हुआ था। इनकी कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी, ठीक है, इन्होंने कोई बिना ट्रेड यूनियन के ये एजिटेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ट्रेड यूनियन जो है आगे बनेगी धीरे धीरे, पहले एक ऐसी ट्रेड यूनियन आएगी, फिर एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आएगी, ठीक है, उसके बारे में जो है हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। अब इनका ये भाई एजिटेशन जब किया तो रीज़न क्या था भाई, क्यों पगला गए थे क्या, है पगला नहीं गए थे। हुआ क्या था कि वेमेन और चिल्ड्रंस की उन पे थोड़ा तरस आया कि उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, क्योंकि सबसे सेम वर्किंग आवर्स थे, सबके लिए सेम वर्किंग आवर्स थे, ठीक है, चाहे वुमेन हो चाहे चाइल्ड हो, कितना ही बड़ा बच्चा हो, सबसे जो है उतने उतने घंटे काम कराते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख के थोड़ा सा इन ह्यूमन बिहेवियर देख के जो है लोगों को लगता था कि नहीं ये गलत हो रहा है, ठीक। और सोशल वर्कर तो सोशल वर्कर, ये भी सोशल वर्कर थे। तो सोशल वर्कर ने निकल पड़े, इन्होंने कहा भाई ये गलत है, हम आवाज़ उठाएंगे, ठीक। तो इन्होंने आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाई तो हुआ क्या, जो है 1875 के आसपास एक कमीशन उठा दी गई, ठीक है। आवाज़ उठाने से क्या हुआ, कमीशन उठा दी गई, ठीक है, कमीशन बैठ गई मतलब, ठीक। 1875 पे एक कमीशन अपॉइंट करी गई बॉम्बे, बॉम्बे में, ठीक है। और उस कमीशन के रिकमेंडेशन पे फैक्ट्रीज एक्ट पास किया गया 1881 में, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में, पहला फैक्ट्रीज एक्ट जो आया था वो 1881 में आया था। अब उसका रीज़न क्या था, पहला रीज़न तो ये था कि जो टेक्सटाइल्स मिल्स एंड ऑल, ठीक है, और पहली और वो जो इंस्पेक्टर साहब जो 73 में जिन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, वो भी एक रीज़न था। ऐसा नहीं कि इन्होंने अकेले सब कर लिया था, ठीक है, क्योंकि 75 में कमीशन बैठी है और उन्होंने 73 के आसपास ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी। और उसके बाद से एजिटेशन होते रहा, फिर एक एजिटेशन इन्होंने भी किया, ठीक। तो काफ़ी ज़्यादा पहले से थोड़ा थोड़ा सा जो है एक बैकग्राउंड बन रहा था इन सब चीज़ों के लिए, ठीक। तो ये जो था फिर उसके बाद जो है कमीशन जो है फैक्ट्रीज एक्ट जो है पास हो गया 1881 में। अब देख लेते हैं कि 1881 एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इसके बारे में देख लेते हैं। कि पहली बात तो ये 100 वर्कर्स से जो कम जिस इंडस्ट्री में होते थे वहाँ ये अप्लाई नहीं होता था, ठीक है। तो 100 वर्कर से कम है तो अप्लाई नहीं होगा, 100 वर्कर से ऊपर है तभी अप्लाई होगा, ठीक। और दूसरी बात इन्होंने क्या किया इस एक्ट के आने के बाद, कि 7 साल से कम के बच्चों के लिए जो है इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया। कहा नहीं, आप 7 साल से कम के बच्चों को जो है एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है, उनसे जो है जानवरों की तरह काम नहीं करा सकते आप, ठीक है। 7 साल से ऊपर 12 साल तक के बच्चों के लिए जो उनके वर्किंग आवर्स थे वो कम कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए, 9 आवर्स कर दिए गए। मतलब रिड्यूस कर दिए गए, पहले कोई फिक्स वर्किंग आवर्स थे ही नहीं, लेकिन हाँ अब लिमिट कर दी गई कि आप 9 आवर्स तक ही काम करा सकते हैं। कितने साल तक के बच्चों के लिए, 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 9 आवर्स तक काम करना जो है लिमिट कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं डेंजरस मशीन्स शुड बी फेंस्ड प्रॉपरली टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ठीक है। कई सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। कई सारी मशीन्स होती हैं तो उनकी फेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। अभी आपने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि फेंसिंग वेंसिंग के बारे में। तो फेंसिंग जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको भी, ठीक।
तो जब कोड न्यू कोड्स पढ़ेंगे सारे, और पुराने लेबर लॉज भी पढ़ेंगे, इससे कि सब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कहीं से भी आपको जो है पेड कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मशीन्स हैं इनको जो है इनकी फेंसिंग करो, जो इतनी भी ये डेंजरस मशीन्स हैं। तो ये काम जो है 1881 के अंडर हुआ था। फिर उसके बाद 1 आवर रेस्ट ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड, तो 1 घंटे का आराम, ठीक है, 1 घंटे का आराम वर्किंग आवर के बीच। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 4 दिन की लीव, मतलब एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी, जो इस टाइम पे हम लोग को छुट्टी मिलती है, तो ये छुट्टी है तभी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 4 days लीव इन अ मंथ फॉर वर्कर्स वॉज मेड कंपलसरी, ठीक है, तो एक कंपलसरी था कि एक दिन आपको छुट्टी जो है देनी है। और इस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट किया गया, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी आपने कोई भी लॉ बना दिया और उसको अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास मशीनरी नहीं है, तो फिर वो इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो लॉ बेकार, आपने 10 लॉ बना दिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं किया, तो वो लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा, नहीं इम्प्लीमेंट होगा, इंपॉर्टेंट टाइप का वो चीज़ हो जाएगी, ठीक। तो ये उसके बाद क्या हुआ, एक इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट कर दिया गया। तो ये 7 पॉइंट याद करने लायक हैं, समझने लायक हैं, क्योंकि मोस्टली जो और बुक्स होती हैं सीएससी से रिलेटेड, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं होती, क्योंकि वो सीएससी एग्ज़ाम है और ये ईपीएफओ एग्ज़ाम है। यहाँ पे तो जो है हम लोगों को लेबर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा, ठीक। तो ये बात हो गई 1881 एक्ट के बारे में। फिर बात करते हैं एनएम लोखंडे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट जो है, ये फाउंडर माने जाते हैं एक ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट के, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से लेबर मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। और फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो है इन्होंने बनाई थी, जिसको कहते हैं बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। कब स्टैब्लिश की गई थी, 1890, डेट याद रखिएगा, मतलब डेट कह रहा हूँ, ईयर याद रखिएगा, और डेट की जरूरत नहीं है। 1890 में इन्होंने स्टैब्लिश करी थी। कब स्टैब्लिश करी थी, 3 बार बोलूंगा, 1890 में, ठीक है। 1890 में कौन सी, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, किसने करी थी, एनएम लोखंडे ने। एनएम लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन 1890 में इस्टेब्लिश करी थी, ठीक। इसके आगे का पॉइंट है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10 100 से कम जो है वो जो है वर्कर जहाँ पे काम करते थे, तो वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई ही नहीं होता था, ठीक है। अब तो चलो खैर, अब तो सिचुएशन चेंज है, अभी नए कोड आ गए तो और चेंज हो गई थोड़ी सी। फिर बात करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1907 में एक कमेटी फिर से बैठाई, ठीक है। और उस कमेटी में कहा कि, क्योंकि आप ये 1907 का टाइम याद करिए, ये स्वदेशी मूवमेंट का टाइम है, ठीक है। बंगाल विभाजन हो चुका है, ठीक है। तिलक विलक को जेल वेल भेजा जा रहा है, ठीक है। ये तब का टाइम है, ठीक। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली वर्कर भी जो है उनके उनके बारे में भी उन्होंने, तिलक ने बोला था। तो ये सब चीज़ें जो है, तो वर्कर्स को खुश करने के लिए फिर से एक हमेशा किसी भी हिस्टोरिकल चीज़ को अगर आप एक ही पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। उस चीज़ को हर पर्सपेक्टिव से देखो, उस टाइम पे देखो और क्या हो रहा था। मैंने यहाँ पे लिखा 1907, आप सोचो उस टाइम पे और क्या हो रहा था। ये तो बहुत सारे काम हो रहे थे साथ में, है ना। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कहीं पे कोई और कुछ और भी कर रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कोई हमको याद कर रहा हो, है। खैर, चलो हो सकता। चलो, तो ये बातें थी तो 1907 में ये सब काम होने लगे। फिर उन्होंने एक जो है फिर से कमेटी अपॉइंट करी। और फिर इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1910 वॉज इंट्रोड्यूस फॉर ऑल सीजनल फैक्ट्रीज, ठीक है। सीजनल फैक्ट्रीज एक स्पेसिफिक टाइम पे काम करती हैं, ठीक है, वो पूरे 12 महीने काम नहीं करती। तो सीजनल फैक्ट्रीज के लिए ये एक्ट जो है, कौन सा एक्ट, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1910 वॉज इंट्रोड्यूस फॉर ऑल सीजनल फैक्ट्रीज। तो सीजनल फैक्ट्रीज के लिए इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1910 जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या था, इसमें 12 घंटे पर डे का जो है टाइमिंग जो है फिक्स कर दी गई थी कि आप 12 घंटे से ऊपर काम नहीं करा सकते, ठीक है। आपको काम कराओ, 12 घंटे से ऊपर काम मत कराना, ठीक है। तो इन्होंने, तो 12 घंटे अगर आए एग्जाम में कि 12 घंटे, और वो भी मेल वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो मेल वर्कर्स के लिए 12 आवर्स पर डे का जो फर्स्ट टाइम टाइम लिमिट जो फिक्स की गई थी, तो वो किसके द्वारा फिक्स की गई थी, या तो फिर मेल वर्कर्स के लिए कभी अगर टाइम लिमिट फिक्स की गई थी तो कब फिक्स की गई थी, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो फिक्स की गई थी इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1910, ठीक है, 1910 में। अभी तो लिमिट आपको पता है। अच्छा, अभी ये लिमिट ये कमेंट करके बताइएगा कि अभी मैक्सिमम लिमिट क्या है, मतलब ओवर टाइम मिला के पूरे वीक की मैक्सिमम लिमिट क्या है, ओवर टाइम सब मिला के, ठीक है। पुराने कोड के अकॉर्डिंग, मतलब पुराने एक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा, लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, और पसंद आया ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। तो और बाकी पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ये है। बाकी अभी लेक्चर और आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस करंट अफेयर को आप जरूर फॉलो करिए, उसके भी लेक्चर जो है आते रहते हैं। 6 7 लेक्चर बाकी हैं उसके, वो आ जाएंगे, तो पूरा लास्ट 12 मंथ का हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और अभी अप्रैल वाला
अपलोड कर दूंगा कुछ देर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी टेक केयर, गुड बाय, आराम से घर में रहिए, कोविड चल रहा है, ठीक है, बाहर बाहर मत घूमिए, वैक्सीन लगवाइए, खुश रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।